हेलो गाइस, आज के लेक्चर में हम रिकेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि आखिरकार रिकेट्स होता क्या है, क्या क्या इसके इटियोलॉजी है, क्या पैथोफिजियोलॉजी है एंड क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स है, क्या क्या मतलब हम इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इस लेक्चर में बताने वाली। तो स्टार्ट करते हैं हम रिकेट्स। तो रिकेट्स इज अ डिसीज ऑफ ग्रोइंग बोन कैरेक्टरिस्टिक बाय बोनी डिफॉर्मिटीज और बो लेग्स ऑफ रिकेट्स। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रिकेट्स इज अ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ऑफ मतलब जो विटामिन डी है एंड डाइटरी डेफिशिएंसी है, जैसे कैल्शियम हो गया, फास्फेट हो गया, इन सभी की डेफिशिएंसी की वजह से हमें रिकेट्स देखने को मिलता है गाइस। अब एक ओस्टियोमलेशिया क्या होता है गाइस, इसमें क्या होता है कि जो मिनरलाइजेशन होता है बोन मैट्रिक्स का वो डिक्रीज हो जाता है, उसको हम ओस्टियोमलेशिया बोलते हैं। और ये हमें मतलब चिल्ड्रन में भी देखने को मिल सकता है एंड हमें अडल्ट्स में भी देखने को मिल सकता है। अब गाइस तुमसे एक क्वेश्चन है कि जो रिकेट्स होता है उसे सनसाइन विटामिन डेफिशिएंसी डिसीज क्यों बोलते हैं, ये कमेंट में बताना, ठीक है गाइस। अब हम बात करते हैं इसकी इटियोलॉजी की कि इटियोलॉजी इसकी डाइटरी डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, जैसे जो फिश लीवर ऑयल है वो हो सकता है, या फिश हो गई, एग योग हो गए, इनकी वजह से भी हमें मतलब रिकेट्स देखने को मिल सकता है। एंड जो हमारी ड्रग्स होती है, कुछ ड्रग्स होती है जिसकी वजह से भी हमें रिकेट्स देखने को मिलता है, जैसे एंटी इपिलेप्टिक ड्रग हो गई, जैसे फिनेंटोइन एंटी इपिलेप्टिक ड्रग है, ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जैसे आइसोनियाजाइड, इनकी वजह से भी हमें रिकेट्स देखने को मिल सकता है। अब गाइस पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं हम इसकी कि पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है कि जो विटामिन डी है उसकी डेफिशिएंसी होने की वजह से जो हमारा इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट है वो कम होने लगता है। एंड उसकी वजह से जो सीरम कैल्शियम एंड फॉस्फेट है ये ब्लड में इसकी कमी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगा सीरम कैल्शियम मतलब कैल्शियम एंड फॉस्फेट, ये दोनों है ना ब्लड में कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है पैराथायराइड हार्मोन बढ़ने लगते हैं, जो हमारे पीटीएच हार्मोन होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है फॉस्फेट होता है उसकी फास्टिंग इन यूरिन हो जाती है। एंड कैल्शियम क्या होता है मोबिलाइज्ड फ्रॉम बोन, जिसकी वजह से क्या होता है डिफेक्टिव बोन मिनरलाइजेशन हो जाता है, ठीक है गाइस। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बोन्स जो होती है वीक हो जाती है एंड हमारा जो कार्टिलेज होता है उसकी हाइपरट्रोफी ऑफ ग्रोथ प्लेट हो जाती है, और जिसके बाद जो ऑस्टियोइड होता है उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है, इसकी वजह से स्वेलिंग देखने को मिलती है। और जो हमारी वीक बोन होती है उसकी वजह से हमारे शॉर्ट लिम्ब हो सकते हैं, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो सकता है, डिफॉर्मिटी हो सकती है। अब हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं गाइस। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे रिस्ट है एंड एंकल है ये इनमें हमें स्वेलिंग देखने को मिलती है, तो स्वेलिंग ऑफ द रिस्ट एंड एंकल्स। एंड लेग में हमें डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। तो ये लेग में हमें क्या क्या डिफॉर्मिटीज देखने को मिलेगी गाइस, तो जो वो लेग है वो देखने को मिल सकता है, वो लेग या जेनुबेरम। अब हम जेनुबेरम किसे बोलते हैं गाइस, तो जो हमारे मतलब लेग्स होते हैं वो बाहर की साइड मुड़े हुए होते हैं उसे हम वो लेग्स बोलते हैं। एंड नोकनी या जेनुबेलगम। अब जेनुबेलगम क्या है गाइस, तो इसको नोकनी का मतलब है कि जो नीज होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं टकराते हैं, उसे हम नोकनी बोलते हैं, ठीक है। और जो फ्रंटल बोसिंग हो जाएगी, फ्रंटल बोसिंग का मतलब होता है गाइस कि जो हमारा फोरहेड मतलब बेबी का जो फोरहेड होता है वो बहुत प्रोमिनेंट होता है, तो उसे हम फ्रंटल बोसिंग बोलेंगे। एंड क्रेनियोटेबस का मतलब होता है कि जो गाइस जो बेबी है उसके स्कल की जो बोन्स होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, उसे हम ये क्रेनियोटेबस बोलते हैं, ठीक है गाइस। और जो हमारा मतलब जो बेबी का इंटीरियर, हमारे बेबी में फोंटिनाइल होती है, जो एक इंटीरियर होती है एंड पोस्टीरियर होती है, तो जो हमारे इंटीरियर फोंटिनाइल होते हैं वो डिलेड बहुत लेट मतलब क्लोज होते हैं। इसमें अगर रिकेट्स है किसी बेबी को तो जो इंटीरियर फोंटिनाइल है गाइस वो डिलेड क्लोज होंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है जो बेबी के मतलब दांत होते हैं वो भी डिलेड आएंगे, डिलेड डेंटिशन। एंड जो बेबी है उसे ना रिकेटिक रोसरी देखने को मिलेगा। अब ये क्या होती है, इसमें क्या होता है बीडेड अपीयरेंस ऑफ एंटीरियर कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन हो जाता है, जो कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन होता है उसमें ना हमें बीडेड अपीयरेंस देखने को मिलता है। एंड हेरिसेन सर्कस देखने को मिलता है। अब ये हेरिसेन सर्कस क्या होता है गाइस, इसमें क्या होता है कि डिप्रेशन अलोंग द लोअर चेस्ट मार्जिन ड्यू टू डायफ्राग्मेटिक पुल। अब ये पुल करने की वजह से क्या होता है कि बेबी के जो लोअर चेस्ट है, चेस्ट मार्जिन है, वो डिप्रेशन में मतलब गड्ढे हो जाते हैं उसमें। अब हमें कुछ न्यूरोमस्कुलर एंड सिस्टमिक फीचर्स भी देखने को मिलता है, जैसे हाइपोकैल्सिमिक सीजर आ सकता है। अब कैल्शियम की कमी हो रही है तो हाइपोकैल्सिमिक सीजर बोलेंगे। अब मसल वीकनेस दिख सकती है गाइस की जो मसल्स होती है बेबी की बहुत ज़्यादा वीक होगी, वीकनेस फील होगा उसमें। हाइपोटोनिया देखने को मिल सकता है, जो टोन होगी वो भी कम होगी। बोन में पेन, जो बोन्स होती है उसमें पेन हो सकता है गाइस। और जो थ्राइव होती है ना वो भी फेल हो सकती है, फेलियर टू थ्राइव। अब हम मैनेजमेंट में क्या करें, हम इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे गाइस, तो इसमें हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, देन हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो हम इसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं गाइस, तो सबसे पहले हम इसमें बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। तो उसमें हम अब सीरम की डेफिशिएंसी हो रही थी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही थी, फॉस्फेट की डेफिशिएंसी हो रही थी, तो हम सीरम कैल्शियम लेवल चेक करेंगे, जो होता है लो हो सकता है या नॉर्मल हो सकता है। और सीरम फॉस्फेट होता है वो हमारा लो होता है, और हम जो ALP मतलब एल्कलाइन फॉस्फेट जो एंजाइम होता है वो भी थोड़ा हमें एलिवेट मिलेगा। एंड सीरम 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी लेवल, उसका लेवल हम चेक करते हैं तो वो भी हमें लो देखने को मिलेगा। एंड हमारे जो पैराथायरॉइड हार्मोन होते हैं उसको चेक करेंगे तो वो भी हमें कैसे मिलेंगे, इंक्रीज मिलेंगे। अब जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है गाइस वो क्या है कि जो हमारा सीरम 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी है ये कितना होना चाहिए एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, ये लेस देन 20 नैनोग्राम पर ml होगा, तो हम इसे मतलब एक क्राइटेरिया में ले लेंगे, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में। एंड लोअर हमारा जो नॉर्मल है वो कितना होना चाहिए, अगर इससे 10 to 20 नैनोग्राम पर ml होगा तो ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है गाइस। अब हमारा रेडियोलॉजिकल इवैल्यूएशन क्या क्या होगा, हम सबसे पहले इसमें हम एक्सरे कराते हैं गाइस। तो एक्सरे में क्या क्या होगा, हम रिस्ट का एक्सरे कराएंगे, देन हम नी का एक्सरे कराते हैं। तो अब इसमें हमें क्या मिलेगा, तो हमें इसमें क्या कि जो लॉस ऑफ नॉर्मल जोन ऑफ कैल्सिफिकेशन ऑफ मेटाफाइजिस, जो मेटाफाइसिस होती है उसमें हमें जो कैल्सिफिकेशन होती है या तो वो नॉर्मल हो सकती है, नॉर्मल जोन में लॉस हो जाती है,
या मेटाफाइजियल वाइडनिंग देखने को मिलेगी, कुपिंग देखने को मिलेगी, एंड फायरिंग देखने को मिलेगी, फ्रेइंग या स्पेलिंग देखने को मिल सकती है, कार्टिलेज हाइपरट्रोफी देखने को मिल सकती है गाइस। अब ये चीज़ें क्या है, अब जो कपिंग है इसमें क्या होता है कि कप लाइक देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर, एंड इसमें ये फ्रेइंग मतलब होता है कि जो हमारे किनारे होते हैं वो घिसे हुए दिखाई देंगे, एंड हमारा जो स्पेलिंग होता है ये जो है ये हमें जो फैला हुआ होता है ना वैसे दिखेगा। अब ये कार्टिलेज की हाइपरट्रोफी देखने को मिल सकती है, बोबिंग ऑफ लॉन्ग बोन देखने को मिल सकती है, ओस्टियोपेनिया देखने को मिल सकता है गाइस। अब ओस्टियोपेनिया मतलब होता है कि जो बोन की डेंसिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। इसके बाद हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो हम इसमें क्या ट्रीटमेंट देंगे गाइस, तो हम इसमें विटामिन डी थेरेपी देते हैं, या इसे स्टोस थेरेपी भी बोलते हैं, डेली थेरेपी भी बोलते हैं। इसे हम हाई डोज थेरेपी देंगे। कितने देंगे, हम ओरली देते हैं विटामिन डी, जिसे हम कोलेकेल्सिफेरॉल भी बोलते हैं। इसे हम 60,000 इंटरनेशनल यूनिट देते हैं फॉर 6 डेज के लिए। अगर हमें सिंगल ओरल डोज देना हो तो हम इसमें 3 लाख से 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट देंगे, ठीक है गाइस। अब इसकी डेली थेरेपी क्या होती है गाइस, तो जो इन्फेंट है हमारे इन्फेंट के लिए हम लेस देन 12 मंथ का अगर बेबी है तो हम उसे 2000 इंटरनेशनल यूनिट देंगे पर डे, एंड हमारे चिल्ड्रन है 1 to 12 ईयर तक के तो हम उसे 2000 इंटरनेशनल यूनिट देंगे। लेकिन बट जो हमारा इन्फेंट है लेस देन 12 मंथ का तो उसे हम 2000 इंटरनेशनल यूनिट देंगे। और अगर हमारा जो मतलब मोर देन 12 ईयर है तो उसमें हम 6K से लेके 6K इंटरनेशनल यूनिट देते हैं पर वीक। इन ड्यूरेशन हमारी कितनी होगी इसमें 6 to 12 वीक होगी, ठीक है गाइस। इसमें हम कैल्शियम सप्लीमेंट भी देते हैं जो हमारा 30 से 75 मिलीग्राम पर केजी पर डे 2 मंथ के लिए देते हैं, ठीक है गाइस। इसमें हम ना कुछ मेंटेनेंस थेरेपी भी देते हैं आफ्टर हीलिंग, जैसे हीलिंग हो जाता है उसके बाद हम इसमें कुछ मेंटेनेंस थेरेपी देते हैं। जो कि विटामिन डी होता है वो 400 से 600 इंटरनेशनल यूनिट देते हैं पर डे, एंड इसमें एडुकेट डाइटरी इंटेक मतलब कैल्शियम इंटेक देंगे। और इसमें हम बोलेंगे इसे सनलाइट एक्सपोजर की धूप में जाके बैठो, ये थोड़ा सा हम उसमें मेंटेनेंस थेरेपी भी देंगे। इसके बाद हम फॉलोअप मॉनिटरिंग कराएंगे, ऑर्थोपेडिक मैनेजमेंट भी कराते हैं, ठीक है गाइस। आज के लिए इतना काफ़ी है। और अगर कुछ इसमें मुझे मतलब आप गाइड कर सकते हैं कि मुझे क्या क्या मतलब और भी आपके लिए मैं चीज़ें कर सकती हूँ जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू गाइस।